देते, पहली डायग्राम नहीं शेयर हो रही। जी ठीक है, हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं, फोटो रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन का नाम क्यों देते हैं? देखिए, ये वो अमल है जो लाइट की मौजूदगी में होता है, ठीक है। और जिस तरीके से रेस्पिरेशन, ये वो अमल है जिसमें ऑक्सीजन कंज्यूम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। सेम इज द केस फोटो रेस्पिरेशन में भी क्या हो रही है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इसलिए हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं फोटो रेस्पिरेशन का। हालांकि स्टार्ट कहाँ से हुआ था? हम तो प्लांट तो करने करने जा रहा था, कौन सा प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस करने जा रहा था। और फोटोसिंथेसिस में आपको पता है क्या होता है, अमल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है और उसके नतीजे में क्या बनती है, कोई ना कोई शुगर बनती है। लेकिन ये प्रोसेस डिफरेंट है, फोटोसिंथेसिस से भी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? एक तो आपको बता दिया कि इसकी सिमिलरिटी रेस्पिरेशन से कैसे है कि ये ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, इसकी जो फोटोसिंथेसिस से ये अमल कैसे मुख्तलिफ है? इस तरीके से मुख्तलिफ है कि फोटोसिंथेसिस में तो शुगर बनती है, इसमें कोई आपकी जिसे कहते हैं ग्लूकोज वगैरह या कोई शुगर वगैरह आपकी सिंथेसाइज नहीं होती। तो हम आम तौर पर इस प्रोसेस को नाम देते हैं कि ये हमारे लिए एक वेस्टफुल प्रोसेस है। स्टार्ट करेंगे रुबिस्को से कि रुबिस्को के अंदर, रुबिस्को के पास दोनों के लिए अफिनिटी होती है, ऑक्सीजन के लिए भी और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। ऐसा क्यों है? उसकी रीजन ये है कि देखें, शुरू शुरू में जब आप कह सकते हैं ऑटोट्रॉफ जो है ये बनने लगे, तो उस वक्त आपको पता है एटमॉस्फेयर कैसा था। एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था, उससे मुराद ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में थी लेकिन ऑक्सीजन बहुत कम थी, ठीक है। अब ये देखें, एक प्रॉब्लम का हमें सामना नहीं करना पड़ता तो उस हिसाब से हमें हमारे अंदर उसके खिलाफ अडाप्टेशन नहीं आती, ठीक है, या हम उसके मुताबिक अपने आप को क्या करते हैं, तैयार नहीं करते। तो शुरू का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा था कि एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन कम थी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा थी। तो उस वक्त ये रुबिस्को के अंदर, जिसे आप कह सकते हैं एक जेनेटिक प्रॉब्लम कहते हैं या कुछ कह लें, ये प्रॉब्लम शुरू से चल रहा था रुबिस्को के अंदर कि ये ऑक्सीजन जो है उसके साथ भी कंबाइन कर सकता था और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लेकिन शुरू के आप कह सकते हैं ऑटोट्रॉफ को इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ऑक्सीजन कम थी। लेकिन जैसे ऑक्सीजन की आजकल अगर हम देखते हैं, ऑक्सीजन बहुत बहुतात है, काफी कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की, तो आज हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए क्या है, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक हो गया फोटो रेस्पिरेशन। क्यों कहते हैं वेस्टफुल प्रोसेस? क्या इसका प्लांट को कोई नुकसान होता है? एज इट इज देखा जाए प्लांट को तो नुकसान नहीं है, हम वेस्टफुल अपने हिसाब से कहते हैं क्योंकि हम क्या है, हेट्रोट्रॉफ है। हमने प्लांट से क्या करनी है, खुराक हासिल करनी है। अब अगर उनके अंदर शुगर वगैरह सिंथेसाइज नहीं हो पा रही तो, और ये प्रोसेस हो रहा है फोटो रेस्पिरेशन का, तो हमारे लिए तो आप जिसे कहते हैं ये प्रोसेस किसी काम का नहीं है। तो हम इस हिसाब से कहते हैं कि ये एक वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि इससे प्लांट की यील्ड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलो इतना इतना हम मान लेते हैं कि प्लांट भी क्या करते हैं, जो खुराक तैयार करते हैं उसको वो अपने लिए इस्तेमाल भी करते हैं रेस्पिरेशन में। लेकिन हम हेटरोट्रॉफ है, हमें इससे खुराक चाहिए। हम कहते हैं प्लांट के लिए वेस्टफुल प्रोसेस है, या हमारे लिए वेस्टफुल प्रोसेस है, इसमें शुगर सिंथेसाइज नहीं हो रही, ये इशू है। चलिए, इसकी रीज़न तो बता दी स्टार्ट में कि ये प्रोसेस होता क्यों है। आपसे फिर पूछ लिया जाता है कि फूड रेस्पिरेशन क्यों होता है, तो आप उसका यही एवोल्यूशनरी कंसेप्ट आप बता सकते हैं कि शुरू शुरू से ही ये प्रॉब्लम जो है प्लांट के साथ चलता आया। अच्छा, एक और चीज़, ये प्रोसेस होता कब है प्लांट के अंदर? देखिए, जब भी आप कह सकते हैं हॉट डे है, लाइट है, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो उस वक्त प्लांट क्या कर लेते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज कर लेते हैं, पार्शली क्लोज कर लेते हैं। अब जब स्टोमेटा को पार्शली क्लोज कर लिया, ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट एटमॉस्फेयर से ले रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड उतनी प्लांट को अवेलेबल नहीं होगी। और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है, तो उसके नतीजे में क्या होगा, हम कहते हैं कि ऑक्सीजन जैसे उसका लेवल बढ़ेगा प्लांट के अंदर, तो अब हम कहते हैं कि ये रुबिस्को जो है ऑक्सीजन से कंबाइन कर लेगा
और ये प्रोसेस हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं फोटो रेस्पिरेशन का। और अब आजकल तो आप देख रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो उस हिसाब से ये प्रोसेस हमें काफी हद तक देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम ये थोड़ा सा आ जाते हैं, कुछ एक और प्लांट है जिनको हम नाम देते हैं C4 प्लांट। सबसे पहले ये देखते हैं कि C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं। C3 प्लांट उनको कहते हैं जिसमें फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 फास्फोग्लाइसरेट या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट के नाम से हम उसे जानते हैं। फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड है, ठीक है। तो जो कि हमने कहा कि इस कैल्विन साइकिल के नतीजे में बनता है। तो अब हम ये कहते हैं कि उन प्लांट को हमने नाम दिया, किस चीज का, C3 प्लांट का नाम दिया। लेकिन वो प्लांट जिनके अंदर हम कहते हैं कि जो फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड है वो 4 कार्बन कंपाउंड होता है, वो प्लांट कहलाते हैं C4 प्लांट्स। तो ये C4 प्लांट सबसे पहले एनाटॉमी देख लेते हैं। आपको जो डायग्राम दिखाई हुई है, ये वास्कुलर बंडल है, उसके गिर्द दिखाए हुए हैं बंडल शीथ सेल्स हैं जो कि काफी टाइटली पैक है। और उसके ऊपर आपको दिखाए हुए हैं, उसके इर्द गिर्द मीजोफिल सेल दिखाए हुए हैं जो लूजली अरेंज है। तो हम इससे पहले तक यही पढ़ते रहे हैं कि मीजोफिल सेल के अंदर, यानी कि C3 प्लांट्स के अंदर जो मीजोफिल सेल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से मुराद उन्हीं के अंदर ये आप कह सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है वहाँ पे ये लाइट रिएक्शन हो रहा है या डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल हो रहा है। लेकिन जहाँ पर हम कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ पर क्या फर्क है, ठीक है। ये जो C4 प्लांट है इनमें 2 तरह के साइकिल चलते हैं C4 प्लांट्स में। C3 साइकिल भी चलता है और C4 भी, यानी कि इनके पास 2 एंजाइम है। एक एंजाइम है जिसे रुबिस्को की पहले हम बात कर चुके हैं कि रुबिस्को क्या करता है, जो आपको बताया एफिनिटी रखता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी और ऑक्सीजन के लिए भी। इनके पास C4 प्लांट्स के पास एक और एंजाइम है, आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम में भी शो हो रहा है, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। आप ये कह सकते हैं कि ये उससे ज्यादा एफिशिएंट है, किससे, रुबिस्को से। लेकिन रुबिस्को के अंदर क्या मसला आ रहा था, रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता था, लेकिन ये फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है ये उससे ज्यादा एफिशिएंट है रुबिस्को से। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं अफिनिटी किसके लिए रखता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। खैर, हम ये देख लेते हैं कि ये जो C4 प्लांट है इनके अंदर ये प्रोसेस कैसे होता है। सबसे पहले फास्फोनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज उसने क्या किया, उसने देखा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन की, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, और एक 4 कार्बन कंपाउंड बनाया जिसको हम ऑक्जेलो एसीटेट का नाम देते हैं। ये जो ऑक्जेलो एसीटेट है ये कन्वर्ट होता है मैलेट के अंदर, और यानी कि मीजोफिल सेल्स के अंदर। इस मैलेट को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है प्लाज्मोडेस्माटा की मदद से बंडल शीथ सेल्स के अंदर, जो कि आपने देखा टाइटली पैक है वास्कुलर बंडल के गिर्द, बंडल शीथ सेल, इनके अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। वहां पे डीकार्बोक्सिलेशन होती है और वापस क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है। ये जो पायरुवेट है ये क्या करेगा, दाखिल होगा इसके अंदर मीजोफिल सेल में, एटीपी यानी कि उसको यूज करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, फास्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है, जो कि C4 साइकिल का नाम देते हैं, किसमें चलता है, मेसोफिल सेल में। और ये जो C3 साइकिल है, क्या ये भी होता है, याद रखिएगा, चाहे C3 प्लांट है, C4 प्लांट है या कैम प्लांट है, सबके अंदर ये कैल्विन साइकिल लाजमी तौर पे होता है। तो कैल्विन साइकिल यहाँ पे कहाँ चल रहा है, बंडल शीथ सेल के अंदर चल रहा है। वहां पे आपने देखा कि वो जो मैलेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी वो कहाँ पे जा रही है, वो बंडल शीथ सेल में। अच्छा, एक और चीज भी आप ये देखें कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा लॉस भी हो रहा है। कैसे लॉस हो रहा है, येलो कलर में प्रोमिनेंट करके दिखाया हुआ है कि एटीपी यूज हो रही है। हालांकि इससे पहले तक जो हम प्रोसेस देख रहे थे फोटोसिंथेसिस का, तो वहां पर हमने देखा लाइट रिएक्शन में हमारे पास एटीपी हमें हासिल हो रही थी। अब ये हमारा ओवरऑल जिसे कहते हैं खर्च बढ़ रहा है, ठीक है। इसको कैसे कंपनसेट किया जाता है या मामला को कैसे चलाया जाता है, तो आप ये देख लेंगे जो बंडल शीथ सेल्स हैं इनके पास फोटो सिस्टम 1 होता है, फोटो सिस्टम 2 नहीं होता। तो जो आपने लास्ट टाइम चला पढ़ा था साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन, तो अब ये जहाँ पे साइक्लिक फास्फोरिलेशन चलती है जिसकी वजह से क्या होता है, एटीपी की तादाद
या एटीपी करेंसी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और यही एटीपी हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, और इससे फास्फोइनोल पायरुवेट बन जाता है। खैर, ये जो प्रोसेस है इसको यहाँ पर 3-4 स्टेप में ही बताया हुआ है। ठीक है, पहला स्टेप यही आपको बताया कि क्या हो रही है, फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप क्या है कि ये जो आप कह सकते हैं 4 कार्बन कंपाउंड बना है, इसको ट्रांसपोर्ट किया है किसके अंदर, बंडल शीट सेल के अंदर। ठीक है, और तीसरा स्टेप क्या है इसके अंदर, डीकार्बोक्सिलेशन है। इसी जो 4 कार्बन कंपाउंड है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन हुई, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, जो कि फर्दर कैलोन साइकिल में यूज हो रही है। और जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या है, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, यानी कि फास्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, एटीपी को यूज करके फास्फोइनोल पायरुवेट बनाया जाता है। ये आप कह सकते हैं कि 4 स्टेप में ये प्रोसेस होता है, इसको हम नाम देते हैं C4 साइकिल का। जी, नेक्स्ट डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम में भी यहाँ पे 7 शो की हुए 1 2 3 4 स्टेप। नेक्स्ट डायग्राम, जी फिर ये देखिएगा, ये वही आपको जो C4 साइकिल दिखाया हुआ है। अब डायग्राम को ऊपर वाली जो है डायग्राम, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं कि ये जो अ, सबसे पहले आपको दिखाया हुआ है कि जो पायरुवेट है, ठीक है, पायरुवेट कहाँ पर बंडल शीट सेल में तैयार हुआ था, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हुआ इसके अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर, एटीपी के इस्तेमाल से किस में कन्वर्ट हुआ, फास्फोइनोल पायरुवेट में। अब जो फास्फोइनोल पायरुवेट है, इस पे एंजाइम एक्ट करता है, फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, एरो के नीचे दिखाया हुआ है। ठीक है, फास्फोइनोल पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, हमने देखा ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। जो ऑक्सैलो एसीटेट है वो NADPH को यूज करता है। एंजाइम यहाँ पर कौन सा है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और वो इसको कन्वर्ट कर देता है मैलेट के अंदर। जो मैलेट है ये बंडल शीट सेल में ट्रांसपोर्ट होता है, NADP को यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके अलावा हमने ये देखा कि ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो रहा है। ये साइकिल जो है इसको हम नाम देते हैं C4 साइकिल का। अच्छा, ये जो C4 साइकिल है, ठीक है, या इससे पहले हमने C3 प्लांट्स की बात की थी। जो C3 प्लांट्स हैं वो आमतौर पर हमारे पास कौन से होते हैं, जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ठीक है, सोयाबीन वगैरह हो गया, ये हमारे पास क्या है, C3 प्लांट्स है। तो उनके अंदर ये आमतौर पे जो प्रोसेस होता था फोटो रेस्पिरेशन का। और जो C4 प्लांट्स है, हमने ये देखा कि इसका हमें बेनिफिट क्या हुआ। बेनिफिट ये हुआ कि इसके अंदर हमने कहा जो फास्फोइनोल पायरुवेट जो सबसे पहले क्या कर रहा है, फिक्सेशन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करता, ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी नहीं रखता, लिहाजा अब हमें C4 प्लांट्स के अंदर जो फोटो रेस्पिरेशन का इशू जो है वो देखने को नहीं मिलता। जी, नेक्स्ट डायग्राम पे जाइएगा। हाँ जी, हमारे पास कुछ और प्लांट्स हैं जिनको हम नाम देते हैं कैम प्लांट्स का। कैम से क्या मुराद है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और ये क्रैसुलेसी फैमिली है उन प्लांट्स के अंदर आमतौर पे ये साइकिल चलता है, जिसको हम नाम देते हैं ये भी C4 साइकिल ही है। खैर, ये देखते हैं इसमें और C4 में क्या डिफरेंस है, या C4 प्लांट्स में इनमें क्या फर्क है। आमतौर पे आप ये देखते हैं कि ये जो डेजर्ट के प्लांट्स है, ठीक है, जिसको आप सकुलेंट प्लांट्स भी कहते हैं, कैक्टस वगैरह, और भी आपको ऐसे प्लांट्स मिल जाएंगे कैम प्लांट्स, उनके अंदर ये प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में और C4 में, जो कि इससे पहले C4 प्लांट्स थे, उनके अंदर क्या डिफरेंस है, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है लेफ्ट और राइट। पहली डायग्राम में लिखा हुआ है स्टोमेटा ओपन, और दूसरी में दिखाया हुआ है स्टोमेटा क्लोज। मतलब ये वो प्लांट है जो डेजर्ट में मौजूद है। डे के टाइम क्या होगा, डे के टाइम स्टोमेटा क्लोज होते हैं, और रात के टाइम क्या होते हैं, इनके अंदर जो स्टोमेटा है वो ओपन होते हैं। मतलब जो पहली डायग्राम है आप समझ सकते हैं कि वो नाइट की है, जब स्टोमेटा क्या है, ओपन होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, दाखिल होती है इन स्टोमेटा के जरिए, और किस में कन्वर्ट हो रही है, बाइकार्बोनेट में। उसके अलावा हमने ये देखा कि यहाँ पर फिर ये जो फास्फोइनोल पायरुवेट है, ये इस पे एक्ट करता है एंजाइम कौन सा, पीईपी कार्बोक्सिलेज, और इसको कन्वर्ट कर देता है सेम वैसे ऑक्सैलो एसीटेट में, उसके बाद मैलेट में। मैलेट जो है वो वैक्यूल्स के अंदर स्टोर होता है, किस फॉर्म में, मैलिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है, ये कब हुआ,
हमने कहा ये प्रोसेस हुआ रात में, जब स्टोमेटा क्या थे, ओपन थे। अब ये देख लेते हैं कि डे के टाइम क्या होता है, जब स्टोमेटा क्लोज है तो उस वक्त क्या होता है। डे के टाइम जो मैलिक एसिड है वो वैक्यूल से बाहर आता है। राइट डायग्राम में देख सकते हैं स्टोमेटा क्लोज हो गए हैं, मैलिक एसिड बाहर आया, ठीक है, वो मैलेट में कन्वर्ट हुआ। अब जो मैलेट है उसकी क्या होती है, डीकार्बोक्सिलेशन होती है और ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, और उसके बाद फर्दर ये स्टार्च की फॉर्म में हमने कहा कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो गया, ये स्टोर हो गया। और जो डीकार्बोक्सिलेशन हुई उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर यूज हो रही है, वो फिर कैलन साइकिल में यहाँ पर यूज हो रही है। तो इस तरीके से भी हम कहते हैं कि इनके अंदर भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी। और उसका आपको बताया कि मेन रोल यहाँ पर फिर फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का है। इनका डिफरेंस और C4 का डिफरेंस क्या आया, वहाँ पर दोनों साइकिल यानी कि C3 साइकिल और C4 साइकिल वो आप कह सकते हैं कि कहाँ पे चल रहे थे, एक ही टाइम में, इनके डे टाइम में चल रहे थे। हाँ फर्क था कि जो मीजोफिल है उसके अंदर कौन सा चल रहा था, C4 साइकिल, और बंडल शीथ में C3 साइकिल चल रहा था। इसमें क्या है, यहाँ पर आपको ये म्यूजिफिल सेल ही दिखाए हुए हैं, ठीक है। इसमें ये बताया हुआ है कि ये एक प्रोसेस यानी कि कब होगा, डे के टाइम होगा, और दूसरा कौन सा हो रहा है, नाइट के टाइम। मतलब नाइट के टाइम प्लांट क्या करते हैं, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपटेक करनी होती है वो अपटेक कर लेते हैं और उसको किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, मैलिक एसिड की फॉर्म में। और डे के टाइम क्या होता है, डे के टाइम हम कहते हैं यही जो मैलिक एसिड है ये मैलेट में कन्वर्ट होता है, इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर यूज होती है, वो कैलन साइकिल में यूज होती है। तो ये थे हमारे पास C3 प्लांट्स, C4 प्लांट्स और टेम प्लांट्स। बाकी फोटो रेस्पिरेशन भी आपको बता दिया, और इसमें जो कंसेप्ट पूछे जाते हैं आप तौर पे वो भी आपसे डिस्कस कर लिए। और मजीद किसी का रिकॉर्डिंग यहीं तक ही रखेंगे, आप कोशिश करेंगे। और मजीद किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। सर ये ज्यादा तादाद में C4 प्लांट पाए जाते हैं या C3? हाँ ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसकी वजह से हम कहते हैं कि नेचुरली तौर पर भी इनकी जो रेशो है उसमें फर्क आ रहा है। क्योंकि एक चीज याद रखिएगा, एक टर्म यूज होती है अडाप्टेशन। ये इतना प्यारा वर्ड, हमारे अक्सर दोस्त है वो कहते हैं कि जो सबसे बायोलॉजी में खूबसूरत जो चीज है, जो खूबसूरत वर्ड है, वो क्या है, अडाप्टेशन। तो आप ये देखें कि जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, मैंने पहले जब भी फोटो रेस्पिरेशन की बात की थी, लाइट लाइट इंटेंसिटी की बात की थी, टेम्परेचर की बात की थी, ठीक है। लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हम कहते हैं कि जो C3 प्लांट्स है उनकी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो C4 प्लांट्स है वो, उसमें हमने कहा कि ज़्यादा बेहतर अडॉप्टेड है। तो उस वजह से आप कह सकते हैं कि इनकी रेशो में वक्त के साथ साथ फर्क आ रहा है, ठीक है। इनके प्लांट कोशिश कर रहे हैं, जो C4 प्लांट है ज़्यादा बेहतर तरीके से फ्लरिश करते हैं, जैसे कि एवोल्यूशन का मैकेनिज्म है कि जो बेहतर होगा वो सरवाइव करेगा, और जो बेहतर नहीं होगा उसके लिए सर्वाइवल जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये जो C4 पाथवे है और केम पाथवे, ये एक्चुअली टाइप ऑफ एवोल्यूशन। जी क्या, C4 जो पाथवे है और केम पाथवे, ये हमारे पास हाँ एक टाइप ऑफ एवोल्यूशन है, ये हमारे पास क्या, एवोल्यूशन है। हाँ ये आप इसे एवोल्यूशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो C4 पाथवे है ये एवोल्यूशन भी कह सकते हैं। आप वही आपसे पूछ सकता है कि C4 जो है ये कौन से प्लांट्स है, ऐसा शुगर केन वगैरह है वो आपके पास C4 प्लांट्स है, उनके अंदर ये आमतौर पे होता है। इसके अलावा जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं तो उस वक्त आप ये भी देखते हैं कि जिस तरह कुछ प्लांट्स है खासतौर पर जिन पे हम मोनोकाट, जिन पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे होते हैं, जैसे कि राइस वगैरह है, बहुत सारी कंट्रीज में राइस है, या हम वीट वगैरह है, ठीक है।
या सोयाबीन है, ये हम वो चीज़ें हैं, या आप कह सकते हैं वो अनाज है जिन पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि इनको C3 प्लांट्स को ना कन्वर्ट कर दिया जाए C4 में, या फिर वो जो रुबिस्को है, ठीक है, उसकी जो आप कह सकते हैं कि एफिशिएंसी है, उसको क्या किया जाए, इम्प्रूव किया जाए, ताकि ओवरऑल हमारी यील्ड जो है वो बेहतर रहे, कम ना हो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? आफाक। जी जी, मैंने देख लिया, कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी सर। अच्छा सर, ये था क्वेश्चन पे C4 से आगे भी कोई डिस्कवरीज हुई हैं, C5 या C6? C5 या C6 जो है पाथवे, या ये एज इट इज कोई बात है कि फर्स्ट देखें, जो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे इसकी, रुबिस्को है आपके पास, या फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है, इन दो का तो बता दिया। अगर हम C5 या C6 की बात करते हैं तो उसके लिए मुझे नहीं पता कौन से एंजाइम मौजूद होंगे जो पहला फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड जो है वो बनाएंगे। दूसरी बात ये कि देखें, जो C3 था उनको कुछ इश्यूज का सामना था, ठीक है, वो इश्यूज हमने डिस्कस कर लिए हैं। लेकिन जो C4 पढ़े हैं, मेरे देखने में एज इट इज इनमें कोई इशू है नहीं। दूसरी बात, अगर आप बात करेंगे एवोल्यूशन की, एवोल्यूशन कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जो कि स्टॉप हो जाता है, ठीक है। या इवन के बाद लोग ये भी कहते हैं कि अगर एवोल्यूशन चल रही है तो इंसानों से कोई मजीद एडवांस स्पीशी भी आ सकती है, जिनके होमो सेपियन से, तो बिल्कुल आ सकती है। अगर जिसे कहते हैं कि आप एक बैरियर लगा दें, ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन ना हो पाए एक एरिया के और दूसरे एरिया के स्पीशीज के दरमियान, तो मजीद आ सकती है। तो एवोल्यूशन हो सकता है आने वाले वक्त में आए, लेकिन मेरा फिलहाल जिसे कहते हैं कि मेरे देखने में कोई ऐसे प्लांट मैंने नहीं स्टडी किए जिनमें इससे मजीद कोई एडवांस मैकेनिज्म मौजूद हो। ये सर ना आजकल एक बाजरे की किस्म आ रही है पौधों ठीक है। की ना, फॉडर में खास तौर पे उसकी ना कलमें लगाई जा रही हैं। हमारे इधर एरिया में तो बहुत ज्यादा उसको कल्टीवेट किया जा रहा है। उसके लिए ना वो टर्म यूज करते हैं C5। ये अच्छा। C5 है। अच्छा, ठीक उस है। प्लांट की सर वो बताते हैं भाई, ये पता नहीं ऑस्ट्रेलिया से किसी कंट्री से उन्होंने वो मंगवाया है ये पाउडर के लिए। तो उस प्लांट ठीक है। की हाइट जो है ना वो 15 फीट तक भी हो सकती है। और अच्छा। इसके अलावा जो है ना उसकी 10-15 साल उसकी एज है, उम्र है, यानी वो उसको बस आप काटते रहें और वो हाँ फिर हाँ। दोबारा से जो है वो होता जाए। यानी वो एक कलम लगाएंगे, उसमें से बहुत सारे पौधे उसके जो है ना वो निकल आएंगे। क्या तो क्या वो बताया कि जो आम कंपाउंड है वो कौन सा है? जी सर, वो फिर मैं भी नहीं उसके मतलब ज्यादा फिर उसकी डिटेल में नहीं जा सका। यानी क्वेश्चन यही था कि सर ये यानी आगे एवोल्यूशन हो रही है या कोई न्यू डिस्कवरीज हो रही हैं, तो उसमें वो जो C5 की एवोल्यूशन टर्म हम यूज। मैंने पहले बता दिया कि ऐसा प्रोसेस नहीं है कि जो स्टॉप हो जाता है, ठीक है। बाकी लेक्चर जब एंड होता है या क्लास एंड होगी तो सर्च कर लेंगे कि C5 है, कौन से प्लांट है, कौन से एंजाइम जो है वो उसमें इन्वॉल्व, ठीक है। या C4 से जिसे कहते हैं कि क्या इशू आ रहे थे, क्या मसाइल आ रहे थे, तो C5 प्लांट जो है वो उनसे C4 से ज़्यादा बेहतर कैसे हैं, तो इनको देख लेंगे, ठीक है। और कोई मैकेनिज्म जी सर, वाकई असल तो मौजूद। चीज है ना कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन। तो हो सकता जी है उन्होंने कोई नया मैकेनिज्म डिस्कवर किया हो, जैसे जी जी, वो चीज़ें पेलिसेड देख लेंगे। मेसोफिल सेल हैं तो या फिर स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। जी जी, उनको फिर ग्रुप में शेयर कर देंगे, उसका मैकेनिज्म अगर मिल जाएगा तो फिर से फिर अगर ऐसा है, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो फिर शेयर कर देंगे जी। और ये जी, किसी को क्वेश्चन? सर सर जो क्रेन्स फोटो एनाटॉमी के बारे इंस्पायरेशन में। है, जी अच्छा पूछ लें, कुछ समय बाद में पूछ लेते हैं। सर क्रेन्स एनाटॉमी के बारे में बता दो थोड़ा। हाँ, क्रेन्स नाट में यही बताया कि C4 प्लांट्स के अंदर मौजूद है, जो आपको बताया वास्कुलर बंडल से गिर्द मौजूद है, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है, इसी को नाम देते हैं क्रेन्स एनाटॉमी का। थैंक यू। जी हाँ जी। अच्छा और सर, जो कोई कुछ? फोटो इंस्पायरेशन है इसको C2 साइकिल भी कह सकते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने बात की। मैं जब बल्कि
एंड पे सोच रहा था, मैंने कहा कि भाई ना ये बात भी डिस्कस करेंगे। तो इसको C2 साइकिल क्यों कहते हैं ये भी तो देखें। इसमें अगर इसका प्रोसेस, शायद मैंने डायग्राम नेक्स्ट मेरे ख्याल से थी, उसको नहीं शेयर कर सके, तो इसका जो प्रोसेस है बाकायदा तौर पे फोटो रेस्पिरेशन का वो डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल है, आप बेशक फेडरल के लेवल तक का भी कर लें, मैं आपको बता देता हूँ। तो रुबिस्को जो है वो किससे कंबाइन करता है, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, और उसके नतीजे में कौन सा बनना चाहिए था, PGA फास्फोग्लाइसरेट बनना चाहिए था। उसके 2 मॉलिक्यूल आमतौर पर बनते हैं जब हम C3 साइकिल की बात करते हैं। तो इधर एक और बनता है, PGA नहीं बनता बल्कि जो फास्फोग्लाइकोलेट बनता है, ठीक है, वो 2 कार्बन कंपाउंड है। तो वो जो 2 कार्बन कंपाउंड है, एक 3 कार्बन बन रहा है, एक 2 कार्बन बन रहा है। तो जो 2 कार्बन कंपाउंड है उस वजह से हम इसको नाम देते हैं, किस चीज का, C2 साइकिल का नाम देते हैं। और दूसरी बात है कि ये आप ये भी देखेंगे कि ये स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के बाद और कौन से ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, उसके बाद परऑक्सीजोम है, वहां पर जाकर क्या हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है। मेरे ख्याल से लेक्चर मैंने पहले कर दिया, लास्ट डायग्राम थी उसमें, FSC में दी हुई है, फेडरल की बुक में बड़ी अच्छी डायग्राम है, आप उसे देख सकते हैं कि स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है, आमतौर पर पूछा जाता है, और ये एंड कहाँ पे हो रहा है प्रोसेस। तो उस पे आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हुआ क्लोरोप्लास्ट से, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, और उसके बाद फर्दर हमने कहा कि परऑक्सीजोम है। तो जो 2 कार्बन कंपाउंड बनता है फास्फोग्लाइकोलेट, उस वजह से हम इसे C2 साइकिल कहते हैं। जी सर, इसी तरह से ही है। वो क्लोरोप्लास्ट, वो परऑक्सीसोम, और फिर एंड पे जो ग्लाइसिन बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ जी। जी बस ये कोई क्वेश्चन नहीं है मजीद आपका, तो ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं कि पढ़ने का, पढ़ाने का जो अमल है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, या जिसे कहते हैं कि वो किस हद तक होता है। ये फाक साहब हैं जो अभी बोल रहे थे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चलूँ कि मैं जब पंजाब कॉलेज सरगोदा में पढ़ा रहा था, मेरी उस वक्त जॉब हुई थी 2018 में, तो उस वक्त ये वहाँ पे अपॉइंट हुए थे, और इनका जिसे कहते हैं कि डेमो भी मैंने लिया। तो जब डेमो देने के लिए आए, तो इन शॉर्ट है मैं बात करना चाहूँगा, तो मैंने कॉलेज वालों से ये कहा कि मैं डेमो नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये मेरे करीबी दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप डेमो लाजमी लें, क्योंकि उसकी रीज़न है कि कॉलेज के लिए भी आपकी जो सर्विसेज होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। तो मैंने फिर इनसे पूछा कि अफाक साहब से कि आप कौन सा टॉपिक जो तैयार करके आए, या आपसे किस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन पूछे। तो उन्होंने कहा आप पूरी बायोलॉजी में जो मर्जी पूछें, ठीक है। और उधर जितने स्टाफ थे उन्होंने क्वेश्चन पूछे इनसे बायोलॉजी में हर टॉपिक से रिलेटेड, और माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा, जिसे कहते हैं कि काउंटर किया, हर तरह के क्वेश्चन के आंसर किए। तो मतलब बताने का मकसद है, ये एक अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, और बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद जो मुझे इनकी आदत अच्छी लगती है कि ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। मतलब PhD स्कॉलर हैं, PhD कर रहे हैं, मैं तो जस्ट MPhil हूँ, लेकिन मेरे लिए एजाज की बात होती है कि ये हमारा लेक्चर जो है वो सुन रहे होते हैं। इंशाल्लाह हम इनको भी, इनके जिम्मे भी कुछ लगाएंगे, टॉपिक वगैरह ये लेक्चर देंगे। तो बताने का मकसद है कि अगर एक शख्स है जो कि एक अच्छे सेक्टर में, अच्छे प्राइवेट सेक्टर में बहुत टाइम से पढ़ा रहा है, वो अगर रेगुलर क्लास ले रहा है, तो आप लोग के लिए भी ये क्लास लेना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे जो टॉपिक होगा, तो उस वक्त के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। कोई मजीद क्वेश्चन हुए तो फिर आप ग्रुप में पूछ लेंगे। क्लास सेंड कर दें आप। ठीक है सर, मैं क्लास सेंड कर देता हूँ।